क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। पाकिस्तान में धमाके के बीच मुनीर का आधी रात वाला वो कांड, अब दोनों तरफ से फंस जाएगा पाकिस्तान। भारत में क्या देख पगला गया पाकिस्तान कि 2 महीने में दूसरा ब्लंडर मुनीर ने क्यों कर दिया, अब इसका चैप्टर देखिए। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहा है। इधर नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे हैं, उधर मुनीर हड़बड़ाहट में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फंसता जा रहा है। मुनीर ने अब जो नया कांड किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आधी रात वाले इस कांड के बाद पाकिस्तान की चीचा लेदर होनी तय है। पाकिस्तान में धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं और इन धमाकों के बीच मुनीर ने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया। अब इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को नहीं छोड़ने का मूड बनाए बैठे हैं, उधर अफगानिस्तान को फिर से छेड़कर मुनीर ने जो गलती की है उसका भी अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। पाकिस्तान के साथ ये सब क्या हो रहा है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आधी रात पाकिस्तान ने किया क्या है उसकी एक झलक देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। पाकिस्तान के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि इधर नरेंद्र मोदी की टीम पीओके से आगे बढ़कर सिंध की बातें करने लगी, तो उधर वो पैनिक में है। उधर पाकिस्तान के अंदर धमाके होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, तालिबान के हाथों हो रही पिटाई और पाकिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के लड़ाकों के नॉनस्टॉप हमलों से मुनीर पहले ही सदमे में और अपनी इज्जत बचाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले करवा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने यह हमला अफगानिस्तान के खोस्त, कुनर और पख्तिका इलाके में किया है। तालिबान ने इन हमलों में 9 बच्चों समेत 10 निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान और भड़क गया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकत अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के हमले पाकिस्तान के सैन्य शासन की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। आगे तालिबान ने कहा कि उसे अपने एयर स्पेस और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो सही समय पर पाकिस्तान को उचित और करारा जवाब देगा। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा और ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजी से हो रही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले को मुनीर की बौखलाहट क्यों माना जा रहा है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल कल ही पाकिस्तान के पेशावर में एफसी यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर आत्मघाती हमले से दहल गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी कमांडो और 3 हमलावर मारे गए। एफसी को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री फोर्स माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में मिलिट्री कंटोनमेंट के करीब है। इसी एफसी के मुख्यालय पर पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने ब्लास्ट कर खुद को उड़ा लिया और उनके साथ आए हमलावर मुख्यालय के अंदर घुस गए। हमले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कैसे एफसी के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेता है। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को जिम्मेदार बताया और बीती रात अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की है जिसने साबित कर दिया है कि भारत और अफगानिस्तान की गहरी दोस्ती उसके गले से नीचे नहीं उतर रही। आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 9 अक्टूबर को पहली स्ट्राइक की, उस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। भारत से दोस्ती मजबूत करने के लिए बैठकें चल रही थी। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दूसरी एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त तालिबान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में हर बार तालिबान के मंत्रियों के भारत दौरे के वक्त ही पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक को संयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद इससे पहले तालिबान का कोई मंत्री या प्रतिनिधि भारत आया नहीं था। और जैसे ही अक्टूबर में तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, भारत ने काबुल में फिर से अपना दूतावास खोला और अब तालिबान के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि वो काबुल में भारत के डिप्लोमेट्स के लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। यानी इधर भारत और तालिबान या अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान को आग लगी, वहां बम फट रहे हैं, मुनीर कांड पे कांड कर रहा है। भाई वो फंस जाएगा, समझ नहीं रहा है वो। इस वक्त दुनिया में एक ऐसे ज्वालामुखी ने हड़कंप मचाया हुआ है जो हजारों सालों से सोया हुआ था, लेकिन जब इसका लावा फटा तो कोहराम मच गया। क्या भारत, क्या चीन, हर जगह खलबली मच गई कि इस धधकते ज्वालामुखी से क्या बड़ी आफत आने वाली है। क्योंकि सुनसान रेगिस्तान में इस ज्वालामुखी में अचानक ऐसा विस्फोट हुआ
कि आसमान में काला धुआं छा गया। आप तस्वीरें देखिए बॉस, पूरा आसमान जो है ना वो धुएं के गुबार से भर गया। राख की मोटी चादर ने पूरे आसमान को ढक दिया। ये तस्वीरें देखिए, दुनिया के होश उड़े हुए हैं। फ्लाइट्स के रूट चेंज करने पड़े हैं। लोग घबरा गए क्योंकि इस तरह का ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत बड़ी आफत लेकर आता है। सोचिए कितना खतरनाक है कि ज्वालामुखी अफ्रीका के इथियोपिया में फटा है, लेकिन खतरा हजारों किलोमीटर दूर भारत और चीन तक पहुंच गया। इथियोपिया में हेली गुब्बी नाम का यह ज्वालामुखी 10 से 12 हजार साल बाद फटा है। 10 से 12 हजार साल बाद, जिसकी राख का गुबार आसमान में 15 किलोमीटर ऊपर तक उठा, जिसका खतरा मध्य एशिया और भारत तक मंडराने लगा। भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी फटा था, लेकिन इसका असर दिल्ली तक हुआ। ऐसा हड़कंप मचा कि फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। आशंका जताई जाने लगी कि कुछ ही घंटों में ज्वालामुखी की राख से दिल्ली ढक जाएगी। दिल्ली पहले ही धुएं से बेहाल है भाई। ऐसे में ज्वालामुखी से निकली जहरीली राख क्या हाल कर देती। ज्वालामुखी की जहरीली राख कहां तक पहुंच गई, कितना बड़ा संकट और खतरा अब भी बना हुआ है, चीन ने इस ज्वालामुखी को लेकर अपने यहां क्यों अलर्ट जारी कर दिया है, आज आपको सब दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले ज्वालामुखी विस्फोट और उससे होने वाली तबाही का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। भारत और चीन तक जिस खतरे की चर्चा है उसे आप इस तरह से समझिए कि अफ्रीकी देश इथियोपिया में 23 नवंबर को धरती के भीतर बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। लगभग 12,000 साल से सोया हुआ हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। इस विस्फोट से निकलने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड ने कुछ ही देर में पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। राख का गुबार 15 किलोमीटर ऊपर तक उठा, यानी एवरेस्ट से भी 2 गुना ऊंचा। ज्वालामुखी से उठे धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता था। जिस इलाके में ज्वालामुखी फटा वहां से कई किलोमीटर दूर के इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई ज्वालामुखी से उठे धुएं को देखकर हैरान था। लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बम विस्फोट फटा हुआ, जिसके बाद धरती कांप गई और धुएं और राख ने सब कुछ ढक दिया। ज्वालामुखी में एक विस्फोट नहीं हुआ, कई घंटों तक कहा जा रहा है विस्फोट की आवाज आती रही, लेकिन पूरे इलाके में दहशत ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से। राख के बादल रुकने को तैयार नहीं है। इससे अभी तक कोई मौत तो नहीं हुई, लेकिन गांव के गांव राख की परत से जम गए। जिस इलाके में यह ज्वालामुखी फटा उसे दुनिया का सबसे गर्म और सूखा इलाका माना जाता है। इसे पृथ्वी का नर्क कहा जाता है, क्योंकि यहां तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। इसी इलाके के डानाकिल रेगिस्तान में ही हेली गुब्बी ज्वालामुखी है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो चौड़ा और सपाट होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ज्वालामुखी में आखिरी विस्फोट करीब 12,000 साल पहले हुआ था। तब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। सोचिए 12,000 साल बाद अचानक यह फटा है। इस भयंकर ज्वालामुखी में विस्फोट हुए 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हेली गुब्बी ज्वालामुखी से गर्म लावा निकलना जारी है। आप तस्वीरें देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। अंतरिक्ष से ली गई इस तस्वीर में दिख रहा है कि विस्फोट कितना बड़ा था। यह तस्वीर देखिए, इसमें आपको सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि कितना भयंकर विस्फोट हुआ था। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इथियोपिया के हेली गुब्बी की ही यह तस्वीर है। बताया जा रहा है कि जनवरी में ही संकेत मिलने लगे थे कि धरती के नीचे कुछ तो चल रहा है, क्योंकि धरती से गर्म गैसें बाहर आने लगी थी। भारत से अफ्रीका हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां फटे ज्वालामुखी का असर कैसे भारत तक पहुंचने की आशंका जताई गई उसे वो समझिए। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 23 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे विस्फोट हुआ। इथियोपिया से उठे राख के बादल ओमान तक अगली सुबह 5 बजे पहुंच गए। इसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि राख के बादल 24 नवंबर को रात 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की दूरी करीब 4,500 किलोमीटर है और 130 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा राख का गुबार 40 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला था। ऐसे में जो दिल्ली ऑलरेडी स्मॉग से घिरी हुई है, वहां लोगों के फेफड़ों पर क्या असर पड़ेगा इसको लेकर चिंता होने लगी, क्योंकि दिल्ली पर ऐसे ही खतरा नहीं बताया जा रहा था। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भारत के जयपुर से आई तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक रिजॉर्ट के ऊपर राख के बादलों की वजह से आई धुंध देखी जा सकती है। जयपुर की तस्वीर है बॉस, जहां पूरा राख की धुंध दिख रही है, राख की वजह से धुंध। ज्वालामुखी से उठे जहरीले बादलों का रुख दिल्ली की तरफ था। ऐसे में एहतियातन कदम भी उठाए गए। भारत में ज्वालामुखी की राख का सबसे पहला असर हवाई यात्रा पर पड़ने वाला था। ऐसे में 24 और 25 नवंबर को कई एयरलाइंस ने अपना शेड्यूल चेंज किया। राख के खतरे के चलते 7 इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल किया गया।
जबकि 12 इंटरनेशनल उड़ानों के समय में बदलाव कर दिया गया। कैसे दिल्ली की तरफ खतरा बढ़ रहा था, अब आपको वो बताता हूं। मौसम विभाग के मुताबिक 24 नवंबर की रात 9 बजे ज्वालामुखी के राख का बादल भारत में इंटर हो गया। राख का गुबार जयपुर और आसपास के इलाकों तक पहुंचा। इसके बाद राख की पतली परत हरियाणा के आसमान तक पहुंची। आशंका थी कि राख के बादल 1 घंटे बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। मौसम विभाग ने जो अगली सैटेलाइट तस्वीर जारी की वो रात 1 बजे की थी। 4 घंटे के बाद राख का बादल दिल्ली एनसीआर के ऊपर दिखाई दिया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर राख का गुबार दिखा। बताया गया कि राख का बादल हिमालय की तरफ बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए कुछ राहत वाली तस्वीर सामने आई। दिल्ली का आसमान साफ दिखा। राख के बादल छट चुके थे और राख के बादल उत्तरी भारत से चीन की तरफ बढ़ गए। ज्वालामुखी की खतरनाक राख का बादल भारत के ऊपर से तो गुजर गया, लेकिन इसके बड़े असर से भारत बच गया। इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी की राख जमीन पर भी गिर सकती थी, लेकिन जब राख इतनी ऊंचाई पर जाती है तो हवा में कैद हो जाती है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में पहुंच गई थी। जेट स्ट्रीम 15 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं होती हैं जो 100 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और हेली गुब्बी की राख इसी के साथ पैसिफिक की तरफ बढ़ गई। ज्वालामुखी का फटना कितना खतरनाक होता है यह आप इस बात से समझिए कि कुछ साल पहले अमेरिका के पास ग्वाटेमाला में जब ज्वालामुखी फटा था तो सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 2018 में इस ज्वालामुखी में अचानक शक्तिशाली विस्फोट हो गया था, जिसके बाद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला था। यह विस्फोट राख, लावा और गर्म गैसों से भरा हुआ था, जिसके कारण कम से कम 201 लोगों की मौत हुई थी। आप तस्वीरें देखिए, ये जून 2018 की तस्वीरें, भयानक। 260 लोग तो लापता हो गए थे बॉस। एक तरफ ज्वालामुखी किलाउआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह ज्वालामुखी लगातार फटने और 1000 फीट तक लावे के फव्वारे उगलने के लिए जाना जाता है। ये देखिए, 1000 किलोमीटर ऊपर तक तो इसका लावा जाता है। 2025 में ही किलाउआ ज्वालामुखी में जो है उसमें एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसमें लावे के फव्वारे को लगभग 1000 फीट ऊपर तक उछलते हुए देखा गया था। ये देखिए, जैसे वो फायर ब्रिगेड वाले नहीं पानी मारते हैं, ऐसा लग रहा है कोई अंदर से पानी की जगह आग मार रहा है। इसी तरह से फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये देखिए, ये ज्वालामुखी मनीला से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। खासियत इसकी है कि झील के बीच में एक द्वीप पर ज्वालामुखी का क्रेटर है। ताल झील के बीच में होने की वजह से जब इसमें विस्फोट होता है तो पानी के साथ लावा कई सौ मीटर ऊपर तक चला जाता है। ये देखिए, दुनिया में जो सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है उसमें मेक्सिको का ज्वालामुखी है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में गतिविधि देखी गई थी, जिसके कारण राख और गैसें निकल रही हैं। यह ज्वालामुखी मेक्सिको सिटी के पास है और सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखी में से एक है। माउंट एटना इटली के सिसिली आइलैंड पर स्थित यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक स्ट्रैटो ज्वालामुखी है जो अक्सर फटता रहता है और अपनी राख, धुएं और लावा के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगातार बदलती रहती है और यह भूमध्य सागर का सबसे ऊंचा आइलैंड पर्वत भी है। ज्वालामुखी से उठने वाली राख और उससे बनने वाला बादल कितना खतरनाक होता है वो भी आपको बताता हूं। ज्वालामुखी की राख के गुबार में ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जबकि इसमें ज्वालामुखी की राख कम या मीडियम मात्रा में होती है, लेकिन राख में कांच और चट्टान के बहुत महीन टुकड़े मिले हुए होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ राख आ गई क्या ही हो जाएगा, इससे बहुत नुकसान भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल नुकसान तो पाकिस्तान का होगा ऐसा लगता है।